हाँ, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गई थी हमारी। सबसे पहले हमने किया था डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ठीक है। उसमें हमने पॉइंट किए थे नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ये वाले पॉइंट कर लिए हैं हमने। नहीं मैम, ये नहीं किए थे क्योंकि उस दिन ना वॉइस चली जा रही थी आपकी बार बार। और मैंने आपको स्पेशली एक उसके लिए वीडियो बना के भेजी थी जो कि किसी ने नहीं यस सुनी, मैम। जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट कवर किए थे। मुझे याद है बट आपको नहीं याद। अभी यस मैम किसने बोला मेरे साथ? कौन है जिसने बेचारे ने मेरी वीडियो सुनी है? मैम नहीं। हाँ प्राची, उस वीडियो में कहाँ तक पॉइंट्स थे बताइए जरा इन्हें। मैम जस्ट अ मिनट। देखिए जरा उस वीडियो में कहाँ तक। मैंने इतना लंबी चौड़ी वीडियो सारी रिकॉर्डिंग करके आपको भेजी उस कारण से, क्योंकि उस दिन लेक्चर में आवाज नहीं आई, किसी ने खोल के नहीं देखी। मैम पेज नंबर 9.8 पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करना है। हम्म इसे कहते हैं क्लास में अटेंटिव होना। ठीक है, वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, आपकी क्लासरूम में है और वो वीडियो ओपन पड़ी हुई है। सारा चैप्टर मैंने 5 पेजेस तक उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसको सुनिए, और उसको सुनने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। बट आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है दुनिया में। चलिए, ओके। हाँ, अब पेज नंबर खोलिए पहले 9.5। ठीक है, 9.5 में हेडिंग है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके अंदर वो आएगा फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बट इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या होता है, राइट। ये वाला पॉइंट। अब हम कह रहे हैं कि हम लोग तो परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हैं, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए हैं या कुछ ऐसा हम लोगों ने एग्री कर लिया है जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई पर्सन आपको कह रहा है कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में मैंगो ट्री जो है वो आपको खड़ा करके दूंगा, मंत्रास का जाप करके। तो कहते हैं कि क्या ये वैलिड है? इट इज इम्पॉसिबल। और अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो है जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, और इसमें हर तरह की इम्पॉसिबिलिटी आएगी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी आएगी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी आएगी, राइट। हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में किया था कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट ड्यू टू द सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा था उसमें, ड्यू टू द सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि उसकी पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कहा था कि पीस टाइम में दो कंट्रीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, अगर वॉर ब्रेक हो जाए तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे, क्या बोल के कि इसमें अब पॉसिबिलिटी नहीं है इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की, राइट। थोड़ा सा इस पैराग्राफ को अपनी बुक से भी देखिएगा। Impossibility of performance result in the discharge of contract. Agreement which are impossible in itself are void because law does not compel the impossible. Thus, A promised by A that he will raise a mango tree in 1 hour in B's garden by invoking some mantra is void. The impossibility referred here must be in existence at the time when the contract is made or may not be known to both the parties. If, however, ठीक है, देखो दो चीजें हैं इसने यहाँ पे बोला हुआ ना, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हम किसको कहेंगे कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है बट हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। एक इम्पॉसिबिलिटी इस चीज के इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, राइट।
If, however, the promiser alone knows the impossibility, then the existing he is bound to compensate the other. और अगर एक पर्सन को पहले ही पता हो, जैसे मैं आपको कह रही हूँ मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको मंत्रास बोल के इस मैंगो ट्री को उगा के दिखाऊंगी। अब मैं जो आपको बोल रही हूँ मुझे पता है ये नहीं हो सकता, ठीक है, फिर भी मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया, तो कहते हैं ये तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ना, पता था ये चीज नहीं हो सकती। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो या टाइम के साथ इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, सब्सिक्वेंट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो, दोनों ही केस में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। ओके, इसमें एक और पॉइंट है, इसका सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, उसने लिखा हुआ है वर्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार वो हमसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ यू डिफाइन द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये फ्रस्ट्रेशन वो नहीं है जो आपको होती है, दिस इज समथिंग एल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56? Frustration means the discharge of contract rendered impossible a performance by external causes beyond the contemplation by the parties. Doctrine of frustration या principle of frustration का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, बट जब कैसे इम्पॉसिबल हुआ, इस तरह के फैक्टर्स से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है, या जो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। दोबारा से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस से, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कॉसेस विच आर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल बाय द पार्टीज, ठीक है, उसको कहेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट। कि मेरी गलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से प्रॉमिस किया दैट आई विल मैरी यू, बिफोर द डेट ऑफ मैरिज इफ ए डाइड, अगर ए मर गया तो क्या होगा? इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस इज अ एक्सटर्नल कॉज विच वी कांट कंट्रोल, राइट। सो बहुत ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है, दैट इज नोन एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब जो प्राची ने हमें बताया कि जहां से करना है वो है क्या चीज, उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट में बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, अगर वो आपको पूछेगा ना व्हाट आर द रूल्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सो आप लोग यही लिखोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और पर्सनल इनकेपेसिटी, change of law, non-existence or non-occurring of particular state of things and declaration of war। अब आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हो तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, और इनमें से आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। These are the external causes due to which there is a impossibility to perform the contract, right? So number one is a destruction of subject matter। जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, आपने ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 200 टन्स ऑफ पोटैटोज जो है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। इससे पहले कि वो पोटैटोज को अलग करता जमीन से या उनको डिलीवर करता, पोटैटोज को कोई इंसेक्ट का पेस्ट जो था उसका जो है अटैक हो गया और वो सारे के सारे फील्ड पोटैटोज के खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ भी नहीं निकला। तो कहते हैं कि अब क्या बी ए को जाके सीव करेगा? कहता है कर ही नहीं सकता है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस पोटैटोज एंड अटैक ऑन द पोटैटोज, ठीक है, जो भी जिस भी इंसेक्ट ने इनके ऊपर अटैक किया वो ए के बियॉन्ड कंट्रोल था। नो डाउट उसने पेस्टिसाइड डाली, उसने सब कुछ किया, फिर भी पोटैटोज नहीं बचे, और जब पोटैटोज ही नहीं बचे तो सब्जेक्ट मैटर क्या था? पोटैटोज को डिलीवर करना। तो जब पोटैटोज ही नहीं है तो वो डिलीवर क्या करेगा?
तो हम किसी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। ये ऐसे कॉजेज हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल हैं। सेकेंड पॉइंट, डेथ और पर्सनल इनकेपेसिटी। अब पर्सन की डेथ हो जाए, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कौन परफॉर्म करेगा? कुछ भी नहीं। और सेकेंड हमने क्या किया था, जहां पर पर्सन की पर्सनल स्किल और नॉलेज की जरूरत है, जैसे हम कह रहे थे पेंटर है, उसने प्राची को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी पिक्चर बनाऊंगा। अब प्राची की पिक्चर से पहले पेंटर मर गया, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा? नो, बिकॉज पर्सनल स्किल उसी के पास थी, उसकी डेथ हो गई, तो अब कोई भी नहीं बना सकता। तो क्या हो गया, दिस इज अ फैक्टर विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। चेंज ऑफ लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया, ठीक है, तो जो पुराने लॉ है वो खत्म हो गए, नए लॉ आ गए। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, there was a contract to supply oil seeds, but the government rendered the sale and purchase of oil seed illegal under the Defense of India rules. Both the parties were discharged from the performance of contract. Oil seeds की sale and purchase के ऊपर किसी भी तरह का बैन नहीं था, बट जब बैन लगा तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए, और फ्यूचर में इनसे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, अगर आपका किसी के साथ ऑयल सीड्स को लेके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो लॉ के साथ ही खत्म हो गया। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल कॉज है, गवर्नमेंट को कैसे आप जाके कहोगे कि नहीं अभी मैं कर रहा था, आपने क्यों किया ये, राइट। फोर्थ पॉइंट, non-existence or non-occurrence of particular state of things. Particular state of things, सिंपल सा एग्जांपल, मैरिज वाला। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, ए ने कहा बी से मैं तुमसे मैरिज करूंगा, डेट से पहले ए मर गया, ए पागल हो गया, राइट। दोनों केसेस हो सकते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है और मैड भी हो सकता है, इनसे इन पर्सन को भी पता नहीं लगता कि मैंने शादी करानी या नहीं करानी। तो क्या हुआ, जो चीज होनी थी, ठीक है, अब आप होने वाली चीज को, अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी थिएटर में सिंगर हो, ठीक है, आप जाके, आपका पर्टिकुलर टाइम है, आप जाते हो, गाना गाते हो, अपने पैसे लेते हो, आ जाते हो। अगर किसी पर्टिकुलर दिन आपका गला खराब है या आप बीमार हो गए, आप गाना नहीं गा सके, तो क्या आपको पता था कि मेरे साथ यही स्टेट ऑफ थिंग्स होंगी? नहीं। तो उस केसेस में भी हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, which is beyond our control, which is caused by the external factors. Declaration of war हो गई, ठीक है, तो हमने कहा था पीस टाइम में आप जिससे मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वंस द वॉर ब्रेक बिटवीन द टू कंट्रीज, यू कैन नॉट कंटिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड डेक्लरेशन ऑफ वॉर इज नॉट इन आवर हैंड, दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. No. Now, next is exceptions to the principle of supervening impossibility. वो कहता है ऐसे तो लोग मजे ही लेते रहेंगे, लोग कहेंगे कि ये हो गया मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, वो हो गया मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो जो हमने ऊपर 4 पॉइंट पढ़े हैं वो तो आते हैं सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, लेकिन क्या इन पॉइंट्स को भी हम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे? वो कहते हैं नहीं बोलेंगे। अगर आपको किसी चीज को करने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, और या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको लग रहा है वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, और आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो और कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन है, आप कह रहे हो नो, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, तो ये सुपरविनिंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में आएगा, तो मैं नहीं करूंगा। लोग कहते हैं ना, अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बर्डनसम लग रहा है, लेस प्रॉफिटेबल लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहोगे। दैट इज नॉट अ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दैट विल कॉल्ड अ डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड व्हाट डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, राइट। अगर अब आपको प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा है तो आप बंद नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए, बंद कर दीजिए, बट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट यू कांट से कि मुझसे हो नहीं रहा है, इसीलिए सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन्हीं चारों की वजह से होती है, इन पॉइंट्स की वजह से नहीं होती। सेकेंड इज अ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी।
अब आप कह रहे हो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा क्योंकि कमर्शियली ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कमर्शियली कैसे पॉसिबल नहीं है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, देखिएगा अपनी बुक में। There was an agreement between D and P to repair certain machinery. D failed to repair the machinery due to the strike of workmen. It was held that strike of workmen is not a sufficient reason to excuse the performance. उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे कमर्शियल काम को स्टार्ट इसीलिए नहीं करा सका, जो तुम्हारी मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई उससे तुम्हें लॉसेस हो रहे हैं, और मैं तुम्हारी मशीनरी इस कारण से नहीं रिपेयर कर सका क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही थी। बट पर्सन उससे पूछे कि स्ट्राइक एम्प्लॉयज कर रहे हैं, मशीनरी तो फैक्ट्री में पड़ी हुई है ना, तुम्हारा मशीनरी रिपेयर से और स्ट्राइक से आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? सो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल सुनिए। A promised to send certain goods from Bombay to Antwerp in September. Before the goods was sent, war broke out and there was a sharp increase in a shipping rates. Hell, the contract was not discharged. अब एक और चीज क्या हुई, आप एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे गुड्स सेंड कर रहे थे बाय सी रूट, वॉर ब्रेक हो गई उन कंट्रीज में नहीं, किसी और के साथ, और जो सी रूट था उसके जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो गए। अब आप गुड्स नहीं भेज रहे हो और उसको कह रहे हो कि मेरे लिए कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ये है कि शिप रूट के प्राइसेस हाई हो गए, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। कहता ये इम्पॉसिबिलिटी जो आपने बनाई है गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके और उस कंट्री के बीच में वॉर ब्रेक हुई है फिर तो ठीक है, बट अगर वॉर किन्हीं और कंट्रीज के बीच में हो रही है, सारे सी रूट बंद हो गए हैं, सी रूट के चार्जेस हाई हो गए हैं, अगर सी रूट बंद हो जाए तो हम कहेंगे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बट अगर सी रूट चल रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं, उसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के पॉइंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, समझ में आया? Yes, ma'am. स्ट्राइक्स हो गई, आप मशीनरी रिपेयर नहीं करने जा रहे, आप कह रहे हो भाई स्ट्राइक हो गई है, लॉकआउट हो गया है, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया। बट आपको पता है ना कि जब हमारे यहाँ पे भी लॉकडाउन रहा है कोविड के ड्यूरिंग, तब भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने ओपन रखी हुई थी। उन ओपन सर्विसेज में अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो हम उसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, राइट? थर्ड पॉइंट, impossibility due to the failure of third person on whose the work promiser relied. अब आपने मुझे कहा कि मैम मैं आपको ना कल 200 टन ऑफ पोटैटोज डिलीवर करूंगी अगर मुझे प्राची ने डिलीवर कर दिए तो, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्राची का नाम मेंशन नहीं किया था, आपने मुझे कहा था दैट आई विल डिलीवर यू द 200 टन ऑफ पोटैटोज ऑन 5th January 2021, बट नाउ यू आर सेइंग that on 5th you didn't deliver me anything and you are saying that आपने इसीलिए डिलीवरी नहीं की क्योंकि प्राची ने आपको वो पोटैटो नहीं भेजे और आपने वो पोटैटो मुझे नहीं दिए। तो कहते हैं क्या ये इम्पॉसिबिलिटी है? मुझे क्या लेना देना, आप गुड्स जहां से मर्जी करो, आप या तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो ये लिखते कि दिस परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन दिस पर्सन, बट यू डिडंट राइट एनीथिंग। देखिए एग्जाम्पल इसका सुनिए फिर आपको समझ में आएगा। They agreed to sell goods to P as and when he got the same from mills with whom he had placed the order. उसने कहा जैसे ही मुझे मिल से गुड्स मिल जाएंगी मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, बट मेरा कंसर्न नहीं है, मिल जाएगी। इफ यू हैव गिवन मी द डेट यू हैव टू गिव मी, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? आपके साथ है, थर्ड पर्सन के साथ नहीं है। थर्ड पर्सन ने फेलियर हुआ है वो, उसमें मेरा कसूर नहीं है, उसमें आपका है। यू आर रिस्पॉन्सिबल because there is a contract between two person, and if you say that third person ने deliver नहीं किया इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया, that is not called a supervening impossibility, that will called a stupidity, right? You should take a delivery on time, and if he is not delivering you should take a action timely, you should not sit and wait, right? अगर आपने मुझे 5 को डिलीवरी देनी है, you at least take a delivery on 4th or on 3rd, तो आप ये कहो कि मैं भी उससे 5 से डिलीवरी लेके फिर आपको 5 तारीख को दे दूंगा, दैट इज नॉट एग्जैक्ट हाउ वी आर डूइंग अ बिजनेस, राइट? दैट इज अ स्टुपिडिटी, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एग्जैक्ट बिजनेस, सो दिस इज नॉट अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। फोर्थ,
सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, खुद से ही इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेनी, ठीक है, ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अवॉइड कर सके। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है कि एक पर्सन ने जो है वो गुड्स डिलीवर करनी थी और उसने क्या हुआ, वो जानबूझ के अरेस्ट हो गया, ठीक है, उसने छोटी मोटी गड़बड़ की जानबूझ के, पहले उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, डेलिबरेटली वो गया, उसने को तोड़फोड़ कर दी, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट इसीलिए हुआ वो ताकि वो काम ना कर सके। तो इस तरह की इम्पॉसिबिलिटी को सेल्फ इंड्यूस इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। कई लोग जानबूझ के बीमार हो जाते हैं, है ना। कई बार आप भी सेल्फ इंड्यूस इम्पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं टेस्ट अवॉइड करने के लिए या असाइनमेंट्स अवॉइड करने के लिए, है ना, जिसको हम बहाना कहते हैं। सो वहां से आप समझ जाइए कि सेल्फ इंड्यूस इम्पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, खुद से क्रिएट की गई इम्पॉसिबिलिटीज, राइट। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, when a contract is entered into several objects and failure of one of the object does not terminate the contract। अब ये क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं। X agreed to let out a boat to buy for the purpose of viewing a naval review to be held on the occasion of coronation of Edward VII and to cruise around the fleet। भाई X ने जो है, X agreed to let out a boat to the Y। X जो है वो बोट का ऑनर है, उसने Y को बोट किराए पे दी है। किराए पे क्यों दी है, क्योंकि उसने सी के बीच में, समुद्र के बीच में एक एडवर्ड सेवेंथ नाम के राजा जी हैं, उनका जो है वो ताज पोशी होनी थी, मुकुट पहनाया जाना था। एक ऑब्जेक्टिव ये था इस बोट को लेने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो बोट को लेने का वो ये था दैट उस पर्सन ने उस पूरे जो सी था उसका एक चक्कर लगाना था, राउंड लेना था, ठीक है। तो दो पर्पसेस थे बोट का लेना, एक किंग की कॉरोनेशन प्रोसेशन को देखना, दूसरा उस क्रूज का, उस फ्लीट का पूरा बोट से घूम के आना, ठीक है। दो पर्पस थे। उसने क्या, हेडिंग क्या है, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में जब हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें से अगर एक फेल हो जाए तो क्या दूसरे को भी हम टर्मिनेटेड कंसिडर करते हैं या नहीं, राइट। ये है इसका पॉइंट। अच्छा, आगे क्या हुआ, किंग जो है वो बीमार हो गए, ठीक है, कॉरोनेशन प्रोसेशन कैंसिल हो गई, ताजपोशी को कैंसिल कर दिया गया। तो बट उसने, वाई ने बोट को लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव कैंसिल हो गया, बट उसने अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिया। उसने बोट को लिया, वो अच्छे से घुमा फिरा, एंजॉय किया, ठीक है, और आके कहता है कि मैंने बोट दो पर्पसेस के लिए ली थी, दो ऑब्जेक्टिव के लिए ली थी, जिसमें से सिर्फ मेरा एक ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड है। लॉ कहता है ऐसा नहीं होता है। अगर आपके एक कॉन्ट्रैक्ट करने के दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें से अगर एक भी फुलफिल हो जाए तो आपको उस एक की पेमेंट करनी पड़ती है। आप पेमेंट दोगे, पेमेंट के बगैर नहीं जा सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, यस यस मैम। मैम। सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक्स ने वाई को एग्री किया कि मैं सर्टेन गुड्स पर्टिकुलर डे पे डिलीवर करूंगा, ठीक है, और वो गुड्स को डिलीवर नहीं कर सका, वो क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि आपकी कंट्री में सिविल डिस्टर्बेंस थी, प्रॉपर लॉकआउट था, इस कारण से मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर सका। तो ये देखा जाएगा कि क्या सिविल डिस्टर्बेंस ने ही, वाकई सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से ही उसने डिलीवर नहीं किया या कोई और रीजन था। तो बाद में इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये पता चला कि सिविल डिस्टर्बेंस से कभी भी गुड्स की सप्लाई को इमीडिएटली रोका नहीं जाता है, क्योंकि सबको पता है कि इमीडिएटली अगर हम कहें लॉकआउट, लॉकआउट डजंट मीन्स जहां पे गाड़ी है वहां पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जहां पे ट्रेन है वहां पे ट्रेन खड़ी हो जाएगी, जहां पे फ्लाइट है वहां पे फ्लाइट खड़ी हो जाएगी। ये लॉकआउट का मतलब नहीं होता है। लॉकआउट के लिए वाइंड अप का टाइम मिलता है। तो आप सिंपली कह रहे हो कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर सका क्योंकि वहां पे सिविल डिस्टर्बेंस थी, या आपने लॉकआउट कर दिया, या स्ट्राइक है, दैट इज नॉट कंसिडर एज अ वैलिड रीजन, दैट इज नॉट कंसिडर एज अ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बच्चा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। इज दैट पॉइंट इज क्लियर?
Yes, ma'am. Okay. Now, what are the effect of impossibility? इस चैप्टर का कंक्लूजन, इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट क्या होते हैं? तो बार बार मैं एक लाइन बोलती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, if any agreement is impossible to perform, sorry, any contract is impossible to perform, that is converted into a void contract due to the supervening impossibility. ये तो था पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट, बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड। देखो हम बड़े आराम से बोलते जा रहे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया कि हम लोग कैंसिल कर देंगे, बट अगर आपने उसमें से कोई एक पर्सन ने उसमें से अगर कोई बेनिफिट ले लिया है, तो क्या वो बेनिफिट अपने पास ही रखेगा? ये तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि अगर एक पर्सन ने उसमें से कोई बेनिफिट ड्राइव किया है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे दे दिए थे, जब उसकी गुड्स डिलीवर करने की बात आई तो चेंज ऑफ लॉ हो गया या वॉर डिक्लेयर हो गई, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पैसे आपने दिए थे वो आपको वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अगर उस पर्सन ने आपसे एडवांस में पैसे लिए थे, अब वो गुड्स नहीं डिलीवर कर सकता ड्यू टू द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दैट पर्सन हैज टू रिटर्न दैट मनी टू यू। एक एग्जांपल देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, P entered into a contract with D for cutting babul trees on D's land। ठीक है, P ने D के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ट्रीज जो D के लैंड के ऊपर लगे हुए हैं वो P उनको कट करेगा, ठीक है। Before the expiry of term of contract, an ordinance came into force which rendered the cutting of tree without license unlawful। ठीक है, इससे पहले कि डी उन पेड़ों को काटता और लेके जाता, एक कानून, एक लॉ जो है वो इशू हो गया। उस लॉ में ये था कि आप बिना लाइसेंस के ट्रीज को कट नहीं कर सकते, और लाइसेंस डी के पास था नहीं, और पी के पास भी लाइसेंस नहीं था, क्योंकि अगर आपको पेड़ काटने की परमिशन भी देनी है फिर भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। So P could not obtain the license and he therefore filed a suit for refund of amount of consideration and compensation. It was held that P could recover the amount। थोड़ा सा मैं डी पी में कंफ्यूज कर गई हूँ आपको, एक बारी दोबारा से सुनिएगा। पी ने डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि पी डी के लैंड पे लगे हुए ट्रीज को कट करेगा। इससे पहले पी उन पेड़ों को कट करता, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जिसको पेड़ काटने हैं उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। पी उस लाइसेंस नहीं है उसके पास, ना ही इस टाइम पे उसको मिल सकता है, तो पी ने डी को कहा कि मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, तो अब आप ऐसा कीजिए कि जो मैंने आपको एडवांस मनी दिया है वो आप मुझे रिफंड कर दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली डी मना करेगा, फिर ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा हाँ, डी ने अगर कोई बेनिफिट, अगर कोई पैसे पी से लिए हैं तो वो उसको वापस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये नहीं है कि खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अब आप पैसे नहीं, अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। थर्ड इज कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस। Section 56 subsection 3 for non-performance, where a person has promised to do something which he knew or with a reasonable diligence he might have known to be impossible or unlawful। ठीक है, अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया आपको पता था कि ये चीज हो ही नहीं सकती है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में यहाँ पे मैंगो ट्री उगा के दिखाऊंगी। मैंने आपसे पैसे ले लिए, तो क्या किया है, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है ना, तो मैं परफॉर्म तो मैं कर नहीं सकती। तो जो मैंने आपके साथ ये काम किया है ये अनलॉफुल है, और अनलॉफुल के केस में एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, दूसरा मुझे आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल इसका देखिएगा, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी एंड ए इज ऑलरेडी मैरिड टू सी। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, पर बाद में ये पता चला कि ए जो है वो ऑलरेडी मैरिड है। तो ऐसा करना पोलोगैमी, इसे कहते हैं पोलोगैमी, आपके वर्ड लिखा हुआ है। पोलोगैमी का मतलब होता है कि एक से ज्यादा शादी करना, एक से ज्यादा शादी करना इलीगल है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है और आपके अगेंस्ट केस भी चलेगा। Polygamy is illegal. It's not allowed under Hindu law, not in any religion except the Muslim, right? So polygamy
मतलब एक से ज्यादा शादी करना इलीगल है, तो क्या हुआ, ए को यहाँ पे बी को कंपनसेशन देनी पड़ी। हालांकि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उसको यहाँ पे इसको कंपनसेशन देनी पड़ी ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस। और हाँ, अगर वो शादीशुदा ना होता फिर केस अलग होता। वो शादीशुदा है, इसका मतलब वो डेलिबरेटली अनलॉफुल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण से उनको कंपनसेशन जो है वो पार्टीज को ग्रांट करनी पड़ी। तो अगर तो इम्पॉसिबिलिटी हो तो उसके ये 3 इम्पैक्ट होते हैं, राइट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों इम्पैक्ट होने जरूरी नहीं है। कुछ में हो सकता है वॉइड हो, कुछ में हो सकता है बेनिफिट मिले, कुछ में हो सकता है कंपनसेशन मिले, राइट। या 2 या 3 या 1, जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों इफेक्ट होने वहां पे जरूरी है। लास्ट जो है वो आपका है डिस्चार्ज बाय द लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम वाला डिस्चार्ज हमने कहां पे पढ़ा हुआ है, कुछ याद है आपको? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर टाइम खत्म हो जाए तो। मैम टाइम बार डेट्स पढ़े थे। वेरी गुड। ये हर्षिता ने जवाब दिया है, नहीं फिर से प्राची ने जवाब दिया है। मैम गुड। हर्षिता ने दिया है। हर्षिता ने दिया है, देखो। अब वो माइक एक्चुअली प्राची का ऑन था, इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। सो टाइम बार डेप्थ में हमने क्या किया, बार बार मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि अगर 3 साल लिखा भी हुआ इसने, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइल ऑफ मनी सूट इज 3 years, and if it is more than 3 years you cannot claim a money from that person, or in case of property it is 12 years, राइट। प्रॉपर्टी के केस में 12 साल है, 12 साल निकल जाए आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, 3 साल निकल जाए आप अपने पैसे वापस नहीं ले सकते हो ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम, एंड इट इज कम अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1940, राइट। यस, एनी डाउट इन दिस चैप्टर? आप प्लीज वो वीडियो सुनिए पहले जो मैंने आपको भेजी है इससे पहले वाले पॉइंट्स की। मुझे डेट तो याद नहीं है, बट आई थिंक लास्ट लेक्चर ही होगा जिसमें मैंने ये सेंड की होगी। मैम लास्ट लेक्चर में ही की थी। हाँ, वो प्लीज आप उसको सुनिए, उसमें से जो भी इस चैप्टर में डाउट है हम ले लेंगे। एक सेकंड रुकिए, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हमें अब थोड़ा सा सिलेबस को स्पीड अप करना पड़ेगा, बिकॉज फरवरी तक हमें ये सिलेबस खत्म करना है। सारा साल नहीं है हम लोग एक दूसरे के साथ। ये वाला 2 चैप्टर्स इसमें से रह गए हैं, ये करवाने के बाद वी विल स्टार्ट विद दिस आरटीआई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल अगेन कम टू दिस एडमिनिटी गारंटी, बिकॉज दिस एडमिनिटी गारंटी एजेंसी नीड मोर टाइम, राइट। सो उससे पहले हम लोग पहले करेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपने आई थिंक +2 में भी किया हुआ है ना, +2 में। यस यस मैम। मैम। हाँ, थोड़ा सा उसका मैं ओवरव्यू दूंगी पूरे एक्ट का ही, कि कैसे है और क्या अमेंडमेंट्स हैं इसमें, राइट। उसके बाद हम आरटीआई करेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बाद हम लोग जो हमारे 3 चैप्टर्स बच जाएंगे जो कि काफी लेंथी हैं। ठीक है, चैप्टर्स 3 ही हैं और थोड़ी लेंथ उनकी ज्यादा है, तो वो हम लोग फिर करेंगे। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम एक प्रीवियस चैप्टर में एप्रोप्रिएशन बाय डेटर का वो एग्जांपल पेंडिंग है। हाँ, वो पेंडिंग है, कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगी। मुझे ओके लगा मैम। 93, 96, 97, 98।
ओके, नेक्स्ट ये बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स का, राइट? किसी को पता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? Anyone know what is the meaning of quasi contracts? नहीं? तो देखिए जरा एक्सप्लेनेशन अपनी बुक से पहले। A contract is a result of agreement enforceable by law. It come into existence from the action of the parties. The parties make actual promise, knowing fully well that legal relationship will come into existence. But sometimes there is no intention on the part of parties to enter into contract, but obligation resembling those created by a contract are imposed by law. Such obligation imposed by law constitute what is known as quasi-contract under English law, and certain relations resembling those created by contract under Indian law. A quasi-contract is not in fact a contract at all, but mere resembles one and produces a similar effect. सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं जाता है, बट लॉ कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो। ठीक है, पर्सन की कोई इंटेंशन नहीं है टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसने क्या लाइन लिखी है, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉ कहता है, सिंपली लॉ लिखा हुआ है इसमें और कोई नहीं कह रहा है, लॉ कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, it is not a contract at all, it is just an obligation which the law creates in a certain peculiar circumstances, and these obligations are known as a implied contracts, quasi contract और constructive contracts। ठीक है, तीनों ही सॉरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ है इसने, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तीन नाम है इसके, इम्प्लाइड, quasi एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको कोई किसी की चीज नीचे गिरी हुई मिले, फॉर एग्जांपल किसी का मोबाइल सड़क पे आपको मिला है, तो आपका दिल क्या करता है उस मोबाइल को रखने का, बट लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि आपका कोई इरादा नहीं था मोबाइल को वहां उससे लेने का, बट मोबाइल आपको गिरा हुआ मिला, तो आपकी ड्यूटी मिलती है कि आप उसके असली ऑनर को फाइंड आउट करो और उसको वो मोबाइल वापस करो। तो क्या था कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने गए थे? नहीं, बट क्यों अचानक आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए? तो उसमें कहा जाता है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। एक एग्जाम्पल है, ये एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है कि अगर आपको कोई चीज गुम हुई मिलती है तो वो आपकी नहीं हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर चीज को उसके ऑनर तक लेके जाना। तो क्या हुआ, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हो रहे हो, बट लॉ कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब कैटेगरीज या कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनको हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हमने पहले भी किए हुए हैं, हमने इनको पहले किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने इनको ये डिफाइन करना है कि ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ गए हैं। सो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट 68 to 72 सेक्शंस तक समझाया गया है। सबसे पहले सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करेंगे। क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68, ये कहाँ पे पढ़ा है हमने? पहला पॉइंट माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करने वाले में। अब इसको कॉजी क्यों कहते हैं ये हम करेंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट, ये पढ़ा है कहीं पे? नहीं पढ़ा है, कल करेंगे। थर्ड, ऑब्लिगेशन फॉर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ये भी कहीं पे हमने पढ़ा है 70 सेक्शन 70। ऑब्लिगेशन फॉर ग्रेचुअस होता था कि हम जो है वो अपनी इच्छा से किसी को कुछ दे रहे हैं। सो नॉन ग्रेचुअस एक्ट में किस तरह की ऑब्लिगेशंस आएंगी, राइट, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट इज liability of person getting benefit under a mistake or coercion under section 72। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और इन्हीं के साथ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट है क्वांटम मैरिट का। क्वांटम मैरिट की एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, बट आता ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वन। तो इसको हमने कहाँ से एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको पेज नंबर मार्क करवाऊंगी, वहां से आपने एक्सप्लेनेशन इस क्वांटम मैरिट वाले क्वेश्चन में ये जो पॉइंट्स हैं इनमें ऐड करनी है, ताकि हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत कम है और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है क्वांटम मैरिट का क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।